नमस्कार सभी को। तो आज से हम चालू करने वाले हैं लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स सीखने से पहले हमको बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया होना चाहिए, जिसके अंदर कुछ चैप्टर हम पढ़ेंगे पहले फिजिक्स से पहले। उसमें सबसे पहले चैप्टर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये सब हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जिसके बाद हम फिजिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये सारे टूल्स हैं फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो हमें सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी वजह से नहीं होते हैं क्योंकि हमें ये इन बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं होता। हर साल सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट में लगभग 2 सवाल बेसिक मैथमेटिक्स से ही डायरेक्ट हो जाए वैसे आते हैं। मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट के सालों में सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट में आ रखे हैं, उनको सॉल्व करवाऊंगा। और आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट ही ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हमको आती हो तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मेरा नाम भावेश लवाना है और मैंने जेई मेंस 2000 क्वालिफाई किया है, 2019 एनडीए क्वालिफाई किया है, रीट क्वालिफाई किया है, आईआईटी जेएम 2023 क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर नीट 2 बार, एक बार एलएस और एक बार जेआरएफ, गेट 2025 क्वालिफाई किया है। और फिलहाल अभी थोड़े दिनों पहले ही आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं पिछले 1.5 साल से स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा रहा हूँ और फिलहाल मैं गवर्नमेंट कॉलेज सिमंदड़ा में एज अ गेस्ट फैकल्टी काम कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले चैप्टर चालू करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, साइन कोस की टेबल वगैरह, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, उसके बाद एलजेब्रा, एपीजीपी, बाइनोमियल, ये सब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 8th-9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम से इंट्रोड्यूस हो ही जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड, इसको मैंने बोल दिया सी, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैंने बोल दिया बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाकी दो बची ए और बी, उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें याद भी रखनी है पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो बची साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और ये बेसिक रेशियोज हमने 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। ये बस ट्रिग्नोमेट्री की क्लास रिवीजन के तौर पे है। 10th क्लास में हम ये पढ़ते हैं पी बी पी एच एच बी, या फिर हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं एल एल ए के ए। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैसे ही कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कोण,
cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे a आएगा, cos थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। ये रेशो हमको याद रखना है। उन रेशो की हेल्प से हम सिंपल क्वेश्चन एक ट्राई कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 है, तो हमको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम tan थीटा को वो पिछले वाली टेबल से देख के हम क्या लिख सकते हैं, PVP/HHB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्वेश्चन में दे रखी है 2/3, मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2 हो गया और B इज इक्वल टू 3 हो गया। हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस उसी साइड को बोलते हैं जो ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू 2 रख दी मैंने और बी की वैल्यू रख दी 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9। तो एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट के अंदर 9 और 4 13। एच की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू अपने पास पहले से है कितनी, 2 अपॉन एच कितना है, √13। वैसे ही cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 3 अपॉन एच की वैल्यू है √13। तो यहाँ से अपन ऐसे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। cos थीटा की वैल्यू 2/3 और वो PBP/HHB वाली टेबल से हम इसको कंपेयर करके लिखें तो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इन दोनों को कंपेयर करके लिखें हम, तो यहाँ से b की वैल्यू, b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे h और b की वैल्यू पता है मेरे को, p की नहीं पता, तो मैं p को इस तरफ ही रखता हूँ और b को उस तरफ भेज देता हूँ। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। h की वैल्यू 3 पुट कर दी, माइनस b की वैल्यू 2 पुट कर दी, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया तो 5। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, तो p की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 5। p यहाँ से मेरे को p की वैल्यू √5, b की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 3, ये तीनों पता लग गई है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन एच। साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन एच। p की वैल्यू √5 अपॉन h की वैल्यू 3। और अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ, साइन थीटा मैंने लिख दिया, और अब टेन थीटा लिखना चाहूँ, टेन थीटा लिखना चाहूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p की वैल्यू कितनी है, √5 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 2। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, ये साइन थीटा की थी। तो वैसे हम अगर अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में किसी एक की वैल्यू पता हो तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। जो ये वाली टेबल है वो तुमने 10th क्लास में देखी होगी। 10th क्लास में
साइन की, कोस की, टेन की टेबल बनवाते हैं, लेकिन उसमें जो एंगल होते हैं वो 0 लेते हैं, 30 लेते हैं, 45 लेते हैं, 60 लेते हैं और 90 लेते हैं। लेकिन तुम लोगों को 37 और 53 यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और ये याद भी रखना है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 37 की बाद में बताता हूँ। 45 की होती है 1/√2। 53 की बाद में बताते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये सारी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोस थीटा की वैल्यू वही होती है साइन थीटा की जो टेबल बनाई है। अगर साइन थीटा याद हो तो इसको ऐसे उल्टे लिख देना है। जो साइन 90 की वैल्यू होगी, वो कोस 0 की वैल्यू होगी। तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। कोस 30 की वैल्यू √3/2। कोस 45 की वही वैल्यू होती है जो साइन 45 की होती है, तो हो जाएगी 1/√2। साइन 30 की वैल्यू वही होती है जो कोस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, 1/2। और कोस 90 की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 डिग्री की होती है। अब टेन थीटा की टेबल बनानी है, तो टेन थीटा अपन को पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में इन दोनों का हम रेशो ले लेंगे, साइन का और कोस का। 0 टेन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 अपॉन कोस 0। इन दोनों का रेशो लेंगे तो 0/1 बनेगा, और 0 के नीचे कुछ भी हो वो नंबर 0 ही हो जाता है। वैसे इन दोनों का रेशो लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा 1। वैसे ही इन दोनों का रेशो लेंगे, साइन 60 और कोस 60 का, तो बन जाएगा अपने पास √3 और 1/0 ये बन जाएगा अनडिफाइंड। अब बात करते हैं साइन 37 की। तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और ये होती है 4/5। तो इनको वापस उल्टा करके लिख देते हैं। 4/5 को यहाँ पे लिख देंगे, ये बन जाएगा 4/5 और 3/5 को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 3/5। इन दोनों का रेशो लेंगे तो टेन 37 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का रेशो लेंगे 3/5 का और 4/5 का, तो टेन 37 की वैल्यू बन जाएगी। तो टेन 37 की वैल्यू बन जाएगी 3/4 और वैसे टेन 53 की वैल्यू बन जाएगी 4/3। तो ये टेबल बन गई है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू में बस अगर आपको साइन की वैल्यूज याद हो तो आप कोस और टेन की थोड़ा सा सोच के आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन साइन की तो कम से कम याद करनी ही होगी। बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे मेरे को दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो मेरे को बताना है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये इनवर्स और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यहाँ बचेगा थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम पीछे वाली टेबल के अंदर से देख के लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कब होती है 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। बस ट्रिग्नोमेट्रिक बेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना सा है। जैसे हम एक और बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब तो टेन इनवर्स 1 पीछे वाली टेबल में देख के लिखोगे तुम तो तुमको पता पड़ेगा कि टेन इनवर्स 1 कब होता है, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर। तो बस ये बेसिक आइडिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। टेन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।
ये एग्जांपल अभी अभी कर लिया अपन ने, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है देख लिया अपन ने। हाँ, अब होता है, अब एक जो अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लिखते हैं जैसे tan थीटा, तो ये जो थीटा अपन ने लिखा इसको अभी तक हम लिखते आ रहे हैं डिग्रीज में, लेकिन ये जो एंगल मापने की यूनिट होती है वो ऐसा ही यूनिट होती है रेडियन, वो होती है रेडियन, रेडियंस, RADIAN, रेडियंस, रेडियंस होती है, वो ऐसा यूनिट होती है। तो हम अभी के बाद में जितने भी एंगल्स लिखेंगे, जैसे 10 मेरे को लिखना है 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री नहीं लिखूंगा, 30 डिग्री की जगह रेडियन में लिखूंगा π/6। अभी पता पड़ेगा कि 30 डिग्री को π/6 कैसे लिखते हैं, अभी आइडिया हो जाएगा। हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि किसी भी सर्कुलर आर्क, चाप, हिंदी में बोलते हैं चाप, सर्कुलर आर्क की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, उसको निकालते हैं हम एक फॉर्मूले से, जैसे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इनटू थीटा, ये वाला जो एंगल बना हुआ है उसकी वैल्यू। रेडियस क्या, ये जो सर्कल की रेडियस होती है वही रेडियस होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, r इंटू थीटा। जैसे अब मेरे को करना है कि पूरे सर्कल का क्या करना है, सरकमफेरेंस निकालना है। तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस हम पहले से जानते हैं क्या होता है, 2π इंटू आर। ये किसके बराबर होगा, r इंटू थीटा। थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, r इंटू 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल जब पूरा बनता है तो 360 डिग्री रोटेट होके बनता है। अगर इतना हो तो सेमी सर्कल बनेगा, अगर इतना सा हो तो सेमी सर्कल बनेगा। पूरा बनाना हो तो मेरे को कितना रोटेट करना पड़ेगा, 360 डिग्री। ये किसके बराबर है, 2π r के बराबर। r से r कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से 2π रेडियंस, ये लिखा हुआ है रेडियंस में, 2π रेडियंस इज इक्वल टू कितना बन गया, 360 डिग्री। यहाँ से मैं पाई रेडियंस 2 को कैंसिल आउट करता हूँ 360 डिग्री से, तो क्या बनेगा 180 डिग्री। तो पाई बराबर कितना बन गया, 180 डिग्री। पाई बराबर कितना बन गया, 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे मेरे को किसी ने बोला कि 90 डिग्रीज को रेडियन में बदलना है, तो कैसे चेंज करेंगे। मेरे को पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियंस। तो यहाँ से मैं अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो कितनी बन जाएगी, पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 रेडियंस, पाई अपॉन 180 रेडियंस। अगर मेरे को 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 90 इंटू 90। 90 से 180 कैंसिल आउट बन होके क्या बन जाएगा, π/2 रेडियंस। वैसे हम बहुत सारे एंगल्स के लिए अभी निकालने वाले हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। एक रेडियन इन डिग्री, एक रेडियन को अभी अभी हमने डिग्री में चेंज किया। अपन को याद रखना है क्या, 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मेरे को एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है, एक रेडियन, तो क्या करूँगा, मैं पाई को नीचे भेज दूंगा इस तरफ, ठीक, क्या बन जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। तो एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री अपॉन पाई।
ये कभी कभी इजी वाले एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, रेडियन में बदलने वाले हैं, सॉरी रेडियन को डिग्री में चेंज करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 2 पाई रेडियंस। तो 2 पाई रेडियंस को हटा के मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। क्योंकि रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 180 इंटू 2 360 डिग्री बन जाएगा। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि अगर मेरे को रेडियन से डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो क्या करूँगा मैं, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूँगा। क्योंकि एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, 180 अपॉन पाई। अगर मेरे को पाई को बदलना है तो पाई इंटू 180 अपॉन पाई करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 180 डिग्री। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। मेरे को पाई बाई 2 को डिग्री में बदलना है तो क्या करूँगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले निकाला ही था। पाई बाई 3 को मेरे को अगर डिग्री में बदलना है तो क्या करूँगा, पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 3 के टेबल से 180 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। वैसे ही पाई बाई 4 इंटू पाई 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 को 4 के टेबल से काटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। पाई बाई 5 निकाल सकते हो, पाई बाई 6 निकाल सकते हो तुम, 2 पाई बाई 3 निकाल सकते हो। ये तीनों वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर लेने हैं निकाल के ना। अगर मेरे को अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। अभी पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है कि एक रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करते हैं हम, 180 अपॉन पाई का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे को अगर 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करूँगा मैं, इसका उल्टा पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई रेडियन अपॉन 180 का। तो जैसे 360 को तुमको पता होगा, अभी भी निकला कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये भी 2 बार देख चुके हैं हम, तो इसमें भी वही आना चाहिए। तो 360 डिग्री है, इसको मैं रेडियन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, 180 2 जा 360, तो ये कितना बन गया 2 पाई, वही आ रहा है। 180 को अगर मेरे को रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलना है तो 180 वैसे के वैसे लिख दिया इसको, क्योंकि रेडियन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। 90 डिग्रीज को चेंज करना है तो 90 वैसे के वैसे लिख दिया, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। 91 जा 90, 92 जा 180, तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 2। इसका आंसर आया था 2 पाई, 360 का, 180 का पाई और 90 का पाई बाई 2। 60 के लिए 60 इंटू पाई अपॉन 180, 61 जा 60, 63 जा 180, तो ये कितना बन जाएगा, पाई बाई 3। 45 के लिए तुम निकाल के चेक करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। 30 के लिए आ जाएगा पाई बाई 6, ये चेक करना है तुमको निकाल के। और 120 डिग्री के लिए आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये तुमको ये 5 6 7 ये तुमको होमवर्क में वीडियो पॉज करके चेक करना है कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर बात कर लेते हैं हम क्वाड्रेंट की। जब हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 2 लाइनें खींचते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस।
ये जो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ, और बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन, या फिर हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। इस तरफ x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव x। इस तरफ जाएंगे तो x क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर की ओर जाएंगे तो y क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे की तरफ आएंगे तो y क्या होगा, नेगेटिव y। ये वाला एरिया है जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव। देखो तुम ऊपर की ओर x पॉजिटिव, अरे y पॉजिटिव, और इस तरफ जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब जहाँ पे x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव हो जाता है लेकिन y क्या रहता है, नेगेटिव। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। वीडियो पॉज करके अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब याद रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। एंगल अपन यहाँ से मेजर करेंगे, है ना। यहाँ से जितना जितना रोटेट होगा वैसे वैसे एंगल मेजर करते जाएंगे। ये एंगल 90 डिग्री से कम है, ये एंगल 90 है। मतलब जब तक अपन 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। जैसे ही अपन 90 को इंक्रीज करके 180 तक ले जाएंगे तो ये 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री बना, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल 90 डिग्री बना। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कितना बन जाएगा, टोटल 180 बन जाएगा। कहाँ से, 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाते हैं तो उसमें केवल साइन, हम यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात कर रहे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो इन तीनों में से साइन अकेला ही पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल कितना, 180 डिग्री से 270 डिग्री। यहाँ पे होता है टेन थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा अकेला ही क्या होता है, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि बाकी बचे साइन और कोस दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट में एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री से 360 डिग्री। पूरा घूम जाएगा ये, यहाँ से ये पूरा घूम जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से, 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो यहाँ पे कोस थीटा अकेला पॉजिटिव होता है। कोस थीटा अकेला क्या होता है, पॉजिटिव।
ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए तुम ऐसे बचपन में याद रखते थे, ऑल एसटीसी, ऑल एसटीसी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोस थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऑल एसटीसी। ग्राफ तुम ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। देखो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। ये दिमाग में रखने हैं बस साइन के और कोस के ग्राफ। अगर तुम ये ग्राफ याद कर लेते हो तो किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो, वो भी मैं भी निकाल के दिखाऊंगा। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, फिर हो जाएगा 270, फिर हो जाएगा 360। तो इसके अंदर चारों क्वाड्रेंट हमारे आ गए। ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हो गया फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री। उसमें देखो साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा भी ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। कोस थीटा भी क्या है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ही है तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव है, याद करो तुम, ऑल एस टी सी, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी, मतलब साइन पॉजिटिव कोस पॉजिटिव, और टेन थीटा तो होता ही इन दोनों का रेशो है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेन थीटा भी क्या हो गया पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तुम, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इन दोनों के बीच में साइन थीटा तो पॉजिटिव है, लेकिन कोस थीटा क्या है वाई एक्सिस नीचे की तरफ है, तो कोस थीटा क्या हो गया नेगेटिव। अब टेन थीटा की बात करें अपन, टेन थीटा की बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन भी नीचे की तरफ आ गया और कोस नीचे की तरफ है ही था पहले से, तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी नेगेटिव, कोस थीटा भी नेगेटिव, और टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन थीटा पॉजिटिव। वैसे ही फोर्थ में तुम देख सकते हो। ये ग्राफ दिमाग में रखना है, अभी कब जब जरूरत पड़ेगी तब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब निकालनी है मेरे को कोस 120 की वैल्यू। किसकी निकालनी है कोस 120 की। तो मैं पीछे वाले पेज में वापस आ जाता हूँ, एक बार जो लिखा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तुम ये ग्राफ कॉपी में बना लेना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है कोस 120 डिग्री की। देखो 90 तक यहाँ पे आ गए अपन, 90 तक यहाँ पे आ गए। अगर मैं 30 डिग्री इसमें कम करूँ तो मैं यहाँ पे कहीं पहुँच जाऊँगा 30 डिग्री कम करते, और 30 डिग्री प्लस करूँ तो यहाँ पे कहीं पहुँच जाऊँगा। 90 में 30 प्लस करूँगा तो कितना बच जाएगा 120 डिग्री। 90 में 30 कम करूँगा तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री। देखो
ये जितना ऊपर है कोस थीटा वाली एक्सिस में, उतना का उतना ये नीचे की तरफ है। मतलब कोस 60 की वैल्यू होगी वही कोस 120 की वैल्यू होगी, लेकिन बस एक फर्क आएगा नेगेटिव का। तो कोस 60 की वैल्यू तो हमको पता है, कोस 60 की वैल्यू कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमको पहले से पता है कितना होता है 1/2। तो कोस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 120 की वैल्यू, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 60 की ही वैल्यू लेकिन नेगेटिव के साथ। तो अब ये हमको क्या मिल गई, कोस 120 की वैल्यू। ठीक है, वैसे मेरे को निकालना है साइन 300 डिग्री। तो फिर से हम ग्राफ में आ जाते हैं। तुम ये उतार लो इतने में, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मेरे को निकालनी है साइन 300 डिग्री की वैल्यू। 360 यहाँ पे है, 270 यहाँ पे है, तो 300 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में इधर कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं 300 डिग्री होगा। 270 डिग्री 270 डिग्री में मैं 30 डिग्री प्लस करूँ, 270 में 30 डिग्री प्लस करूँ तो 300 डिग्री बन जाएगा। और 270 में 30 माइनस करूँ तो कितना बन जाएगा, 240 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 240 डिग्री। तो ये साइन 240 डिग्री की वैल्यू वही होगी जितनी कोस 300 की वैल्यू है। समझिए बात को, देखो ये एक लेवल में लाई कर रहे हैं। तो साइन 300 की वैल्यू वही होगी जितनी साइन 240 डिग्री की वैल्यू होगी। अब साइन 240 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये 1/2 बीचों बीच से मिलाऊं तो ये 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2। आपको ये तीन वैल्यू याद रखनी है बस, ये 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2। बाकी यहाँ पे 0 होगी ये पता है अपन को, और यहाँ पे 1 होगी ये पता है। तो ये जो √3/2 है 240 पे वही आया। तो साइन 240 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, लेकिन नेगेटिव के साथ। तो साइन 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2, 10 डिग्री। 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 210/cos 210। साइन और कोस 210 की वैल्यू एक बार और आसानी से समझ में आ जाएगी कैसे निकलते हैं। किसकी वैल्यू निकलनी है, 10 डिग्री 10 डिग्री होगा क्या, ये साइन 210 बटे कोस 210। साइन 210 की वैल्यू हमको यहाँ पे कहीं मिलेगी 180 डिग्री में 30 डिग्री प्लस करती है, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन 210 की। साइन 210 की वैल्यू होगी, अब ये भी मैं बताया था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। तो साइन 210 की वैल्यू मिल गई मेरे को कितनी, 1/2। तो 30 प्लस करूँगा तो 1/2 मिलेगा। यहाँ से मैं 45 प्लस करूँगा तो 1/√2 मिलेगा। 60 प्लस करूँगा तो √3/2 मिल जाएगी, और 90 प्लस करते मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो 90 पे मिल जाएगी मेरे को 1। 60 प्लस करूँगा तो √3/2, 45 प्लस करूँगा तो 1/√2। 1/2 कब मिलेगी, जब मैं 30 डिग्री प्लस करूँगा। तो साइन 210 की वैल्यू मिल गई मेरे को कितनी, -1/2। कोस 210 की बात करें
एक बार मैं ये जो साइन वाला काम किया उसको मिटा देता हूँ। साइन 210 की वैल्यू मिल गई -1/2। अब बात करें अपन कोस 210 की। कोस 210 तो 180 डिग्री में 30 प्लस करूँगा तो ये कहाँ जाएगा, 1 से कहाँ कहाँ पे जाता है, √3/2। पता ही है अपन को कहाँ पे जाता है, √3/2। थोड़ा ऊपर और ऊपर जाएंगे तो 1/√2, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 1/2, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये अपन को याद रखना है ना। ग्राफ में यहाँ से चालू कर रहे हैं तो 1 से √3/2, और कम करेंगे 1/√2, और कम करेंगे 1/2, और कम करेंगे 0। ये किसके केस में है, कोस के केस में। अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ऐसा करना है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो 1 से चालू करना है, 1, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 और 0। लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कैसे चालू करेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, समझिए। तो यहाँ से मैं cos 210 की वैल्यू क्या लिखूंगा, √3/2। लेकिन नीचे की तरफ है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, √3/2। देखो ग्राफ कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 अपॉन √3/2। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 1/√3। तो 210 की वैल्यू कितनी आ गई, 210 की वैल्यू होगी 1/√3। यहाँ से लिख सकते हैं अपन साइन 210 बटा कोस 210 कितना आ गया, 1/√3 प्लस के साथ। और तुम कोस ऐसे ही देख के कोस 135 का मान निकल सकते हो, कोट 225 निकाल सकते हो बड़े आराम से। ये दोनों तो ये दोनों होमवर्क हो गया। इसके इन दोनों के आंसर में कोस 135 और कोट 225 इन दोनों के आंसर में कमेंट में लिख दूंगा। अब मेरे को निकालनी है साइन पाई की वैल्यू। किसकी निकालनी है, साइन पाई। तुमको याद होगा कि पाई को अगर मैं रेडियन में डिग्री में चेंज करूं तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का तुम ग्राफ में देख के वैल्यू बड़े आराम से बता सकते हो। देखो 0, 90, 180 डिग्री पे ये येलो वाला ग्राफ देखना है, कहाँ पे है, 0 पे। तो कितनी वैल्यू हो गई है, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई, ग्राफ में देख के कर लिखे अपन। तो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे कट कर रही थी, इस वजह से साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। कोस पाई की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फिर से ग्राफ में जाते हैं। कोस पाई की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0 और कोस 180 डिग्री। 180 डिग्री पे मेरे को ब्लू वाली लाइन दिखनी है। ब्लू वाली लाइन कहाँ पे है, 1 पे, लेकिन नीचे की ओर। तो क्या हो जाएगा, -1 वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो कोस पाई मतलब कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -1। ऐसे तुम ग्राफ अगर याद है तो सारी ही वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। हाँ, अभी मैंने निकालवाई कोसाइन पाई कोस पाई की। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कोस 2 पाई और साइन 2 पाई। मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन 2 पाई का वैल्यू तुम ग्राफ में देख के लिखोगे तो ये आ जाएगी 0 इसकी वैल्यू। और कोस 2 पाई की वैल्यू तुम ग्राफ में देख के सोच के निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो याद होने ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो ये साइन और कोस, ये दोनों के वैल्यू, ये दोनों के फॉर्मूले तो कम से कम याद होने ही चाहिए। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी।
साइन ए माइनस बी बस सेम टू सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जेई में होते तो ये और याद रखने पड़ता है, लेकिन तुम्हारा लेवल असिस्टेंट का और सेकंड ग्रेड का काम इन 4 फॉर्मूले से हो जाएगा। अब और क्या याद रखना है, साइन 2a, 4 फॉर्मूले तो ये याद रखने ही है, ये और याद रखना है। साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए कोस ए, ये फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे याद रखना है। कोस 2a की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। टेन 2a की वैल्यू होती है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा बात एक जैसी होगी, कोस 2a और साइन 2a जैसे। कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो याद कितने रखने हैं, ये 3 और ये 4। ये फॉर्मूले याद रखोगे क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। ये फिलहाल के लिए तुम छोड़ सकते हो। अब मेरे को देखो, जैसे 1075 की वैल्यू निकालनी है, 1075 साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं साइन के अंदर क्या कर सकता हूँ, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 45 माइनस 30 कितना मिल जाएगा मेरे को, 15। और मैंने 45 और 30 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे को साइन 45 की भी वैल्यू पता है और साइन 30 की भी वैल्यू पता है। तो जो हम ये अंदर चूज़ करेंगे डिफरेंस ऑफ एंगल माइनस करने वाले, वो दोनों ऐसे होने चाहिए कि हमको दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब साइन 45 की और साइन 30 की दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, साइन के अंदर 45 माइनस 30। अब साइन ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, मतलब साइन 45 कोस 30 माइनस कोस ए साइन बी, मतलब कोस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये याद होनी चाहिए सारी वैल्यू फटाक से, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होंगे। 1/√2 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो क्या बन जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2। 2√2 एलसीएम बन जाएगा, 2√2 एलसीएम बन गया। ऊपर क्या बचा, √3 माइनस 1। तो साइन 15 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 माइनस 1/2√2। वैसे ही तुम एक एग्जांपल और सॉल्व कर सकते हो होमवर्क के लिए, cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हो। सेम प्रोसीजर फॉलो करके जितना क्वेश्चन करोगे उतने स्पीड बढ़ेगी फिजिक्स में। और वैसे ही सेकंड ग्रेड में तो कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटे, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, उतनी ही एग्जाम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे फिजिक्स के। अब इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेके एक बार बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन देंगे इनकी। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 2, ठीक है। अगर इसमें मैं x की जगह अगर -1 रख दूँ, -x रख दूँ, x की जगह क्या रख दिया मैंने, -x, तो क्या बन जाएगा, -x का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या बन जाएगा, -x का स्क्वायर वही x² आ जाएगा प्लस का, प्लस 2 बन जाएगा। मतलब f ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर है,
एफ ऑफ एक्स के बराबर। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसे फंक्शन जिसमें एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के दोनों एक दूसरे के बराबर हो, इनको बोलते हैं हम इवन फंक्शन या फिर समफलन। और अगर ऐसा ना हो, एक और एग्जांपल लेके ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अगर मैं ये हमको एफ एक्स दिया हुआ है, अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूँ क्या बनेगा? माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस एक्स। माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस 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 क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा 3 इंटू एक्स। तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अगर माइनस कॉमन निकाल दूँ तो क्या बनेगा? माइनस कॉमन निकाले तो अंदर क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस 3x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस, और इसकी जगह देखो, इस पूरे की जगह यहाँ पे मैं देखो इधर क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स। तो माइनस है ये, क्या लिख दिया मैंने? एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे फंक्शन जिनमें एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। माइनस, इस माइनस पे ध्यान देना। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं ओड फंक्शंस। और तुमने एग्जांपल भी देख ली, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इवन फंक्शन का एग्जांपल हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x ओड फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे? ओड फंक्शंस। समझ गए बात को? अगर थीटा स्मॉल हो, थीटा स्मॉल होने का क्या मतलब है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे 5 डिग्री हो। अगर थीटा बहुत स्मॉल हो या फिर क्वेश्चन में दिया हो कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या होता है? तब साइन थीटा को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये जो थीटा लिखा है वो याद रहे कि ये थीटा हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। इसमें होना चाहिए रेडियन में। जैसे मेरे को साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? लगभग 1 डिग्री के बराबर। लेकिन मैं इसको आंसर 1 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? आंसर 1 डिग्री को मेरे को क्या करना पड़ेगा? रेडियन में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 180। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू लगभग पाई अपन 180 डिग्री होती है। तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे 3.14 अपॉन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो और साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, लगभग बराबर आएगी। वैसे ही 2 डिग्री के लिए भी सेम प्रोसीजर। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब ये एग्जांपल आए हुए हैं सेकंड ग्रेड, देखो ये लिखा हुआ है सेकंड ग्रेड 2011 सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। एक कण की गति का विस्थापन निम्न समीकरण दिया से प्रदर्शित किया जाता है, y = 0.4 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने लिखवाया था, इसको सॉल्व करने पर मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन द्वारा डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तुमको बताना है कि ये इक्वेशन किसकी है, ऑसिलेटरी मोशन की है या एसएचएम की है। एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी, एक ऑप्शन है ऑसिलेटरी का, बाकी तीनों एसएचएम के। तो भले ही एसएचएम पढ़ लिया हो, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 cos स्क्वायर थीटा वैसे वैसे लिया, 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स और ये एक, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। किसकी क्या बन किसकी cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो, ये cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के बराबर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, cos 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है पाई टी बाई 4, पाई इंटू टी बाई 4, और आगे 0.4 का मल्टीप्लीकेशन था, देखो 0.4 का मल्टीप्लीकेशन। इसको आगे और सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, 0.4 कोस पाई टी अपॉन 2, ये बन जाएगा। देखो अगर ऐसी इक्वेशन हो तो आगे हम SHM वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जैसी इक्वेशन में हो तो वो हमारे SHM की इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और ये इक्वेशन हमको वैसे ही दिख रही है, ए साइन या फिर कोस ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमको किसकी इक्वेशन दिख रही है, SHM की, ठीक है। SHM का ये जो आगे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं आयाम या फिर एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया SHM का, 0.4, यहाँ पे 0.8 दे रखा है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करें हम, ओमेगा टी और पाई बाई 2 इंटू टी, ओमेगा टी को कंपेयर करें पाई बाई 2 इंटू टी से टी कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2, ठीक है। ओमेगा पता है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ ये होता है, तो यहाँ से एफ निकालो मैं, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, अरे सॉरी ओमेगा अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से निकालोगे तुम तो ओमेगा भी ये 4 हर्ट्ज नहीं आएगा, अरे सॉरी फ्रीक्वेंसी भी 4 हर्ट्ज नहीं आएगी। अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई वैसे के वैसे लिख दिया, ये सारे SHM में पढ़ेंगे सारे फॉर्मूले। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगर मेरे को पता नहीं है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना इसलिए जरूरी था। एक और क्वेश्चन, two waves are given by y is equals to a and y is equals to a, the phase difference between two waves is, ठीक है, दो वेव्स हैं, पहली y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी है y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। मेरे को पता है साइन थीटा और cos थीटा के बीच में रिलेशन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा, होता है नहीं होता है। तो साइन और कोस दोनों फंक्शन के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है, मतलब ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ is shown in figure, the magnitude of acceleration of the particle when its displacement will be is 3, ठीक है। देखो एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, अगर मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे करता हूँ dx से, तो ये dx बाई dt बन जाएगा, और dx बाई dt स्थिति में परिवर्तन किधर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और क्या बचा गया फिर dx dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू क्या हो गया, v dv बाई dx। अब ये जो dv बाई dx है
वो बताता है स्लोप ऑफ v वर्सेस x कर्व। ये पढ़ेंगे अपन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, लेकिन जो dv बाई dx क्या बताता है? स्लोप। स्लोप मतलब ये वाला एंगल टेन थीटा के साथ। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री फिर से नहीं पता है तो फिर से ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। स्लोप कितना है? 1060 डिग्री। कितना है? 1060 डिग्री। ठीक है, 1060 डिग्री कितना होता है? √3। ठीक है, स्लोप की वैल्यू मिल गई मेरे को कितनी? √3। अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a इज इक्वल टू v dv बाई dx। dv बाई dx की वैल्यू मिल गई मेरे को √3। dv बाई dx की वैल्यू मिल गई √3। तो यहाँ से v की वैल्यू इस पॉइंट पे v की वैल्यू कितनी है? 4। तो मैं 4 यहाँ पे रख दिया और √3 यहाँ पे रख दिया, तो आंसर कितना आ गया? 4√3। तो इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा से। किससे निकला? ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो ये ऐसे सवाल नहीं होंगे। ठीक है, इतना आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का हम नेक्स्ट आगे और जब भी क्लास में पढ़ेंगे तब